बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आप लोगों ने DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सुनी भी होगी। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी DGISPR की मैंने इससे पहले नहीं सुनी। उन्होंने दो टोक अंदाज में बातें की हैं। इमरान खान को उन्होंने सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया, कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 12 मरतबा इन्हें ज़हनी मरीज करार दिया और ये भी कहा कि जनाब ये दीगर जो मुल्क दुश्मन नासर हैं उनके साथ मिलके ये काम कर रहा है बंदा। इमरान खान के हवाले से जो बात की है, फिर उन्होंने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना जी DGISPR, ये बड़े नपे तुले अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लिखी हुई बातें हैं वो बयान की जाती हैं, या फिर प्रेस रिलीज जो होती है उसमें भी जो चीज़ें बड़ी छुपा छुपा के गोल मोल करके उनको डी कोड करना पड़ता है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये इसमें डी कोड करने वाला कुछ नहीं। एक दो नुकात ऐसे हैं डी कोड करने वाले, बाकी तो उन्होंने खुल के, यानी जो उनके जज्बात वही अल्फाज, कुत्ते भौंकने तक की बातें उन्होंने कर दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज गुस्से का इजहार है या आगे भी कुछ होने वाला है? तो पहले तो ये एक सवाल ये किया जा रहा है कि जनाब ये DGISPR जो कि फौज के तर्जमान हैं, उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पेश है? उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, जनाब ये कह रहे हैं फौज जो है वो सियासत से दूर है, सियासत में ना घसीटा जाए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI और इमरान खान के खिलाफ है और इमरान खान के जो हवारी हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि जनाब वो कुत्ते की तरह भौंकते हैं, और जब कुत्ता भौंकता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती भौंकने वाले कुत्ते को देख के। तो ये फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पेश आई? जबकि इससे पहले ये जो हमारे वजीर कानून और वजीर इतलात हैं आदम तारड़ और अता तारड़, उन्होंने एक बड़ी दासू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ओनरशिप ली थी। तो फिर इनको क्यों जरूरत पेश आई? क्या फौज का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा? भाई मेरे, ये सीधी सी बात है कि इल्जाम इमरान खान किस पे लगा रहा है? वो कौन सा ट्वीट है जब उस्मा खानम उनसे मिलके ये जेल में, उसके बाद जो इमरान खान ने ट्वीट किए है और PTI ने फिर उसको उछाला है, और जो भारतीय मीडिया है, अफगान मीडिया है, उन्होंने उस पर प्रोग्राम किए। तो इल्जाम किस पे था? इल्जाम था आर्मी चीफ के खिलाफ। उन्होंने जो ट्वीट किया वो कहते हैं जनाब ये जहनी मरीज है और इसकी सोच जो है वो घटिया सोच है। इस तरह के ट्वीट था ना वो इमरान खान का। तो फिर जवाब किसने देना था? जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है या जिस अदारे के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, तो जवाब भी तो उस अदारे ने देना होता है ना। इसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई बात नहीं थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा तो उन्होंने तो पूरी फौज को रगेदा इमरान खान ने। उन्होंने ये कहा जो NDU में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में जो शरीक हुए थे इनके लोग PTI के, तो उनको कहा था जनाब ये मीर सादिक और मीर जाफर है, ये गद्दार है। यानी ये बयानियां ये बनाते हैं। ये सवाल भी किया गया उनसे, जो DGISPR हैं उनसे, कि जनाब ये बयानियां तो ये बनाते हैं कि जनाब हम फौज के खिलाफ नहीं, फौज भी अपनी है, मुल्क भी अपना है, तो ये तो एक शख्सियत के खिलाफ है। उन्होंने इसके दो जवाब दिए। एक तो ये कि जनाब NDU जो है ये क्या फर्द है? ये तो अदारा है फौज का, और वहां वर्कशॉप में शरीक होने वाले हैं वो गद्दार है। यानी ये जो NDU में काम हो रहा है वो भी गद्दारी का काम है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जनाब जो आर्मी चीफ को, अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ को निशाने के ऊपर रखा हुआ है, तो इनको फिर फौज के सिस्टम का नहीं पता। वो कहते हैं कि फौज में जो सोल्जर होता है और जो अफसर होता है वो ऐसे होते हैं। इससे अगली जो बात की है ना वो बड़ी मानीखेज है। वो कहते हैं कि तुम फौज में कूट नहीं दिलवा सकते, सोल्जर और अफसर ऐसे होते हैं, ये तो मैंने बता दिया। और फिर कहते हैं कि ना फौज का काम क्या होता है, बिजनेस क्या होता है पूरी दुनिया में, जान लेना या जान लेना। वो कहते हैं हमने इकट्ठे जो है वो लाशें उठानी होती है और इकट्ठा दुश्मन को मारना होता है। ये जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। What is the business of any army in the world? जान देना और जान लेना. This is our main business. अगर इस बात को हम डीकोड करना चाहें तो वो एक तो वो वादे तौर पे ये कह रहे हैं कि जनाब फौज जो है उसका सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है,
और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि फौज क्या करती है, फौज का काम है जान लेना या जान देना। इसका मतलब ये है कि फितनों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ फौज का यही एक काम है पूरी दुनिया में। और वो कह रहे हैं कि जनाब ਇਹਦਾ मतलब ये भी लगता यार फौज अपनी आई ਤੇ आ गई है, यानी बाकी ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ हट के ਉਹ सिर्फ अपना ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ और बैरूनी फितने ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। तो क्या फिर ये एक आखिरी मार्का अंदरूनी फितनों के खिलाफ भी शुरू हो गया? पहले तो बैरूनी जो इंडिया को हमने मारा है उन्होंने जिक्र भी किया इसका, तो क्या ये जो 9 मई वाले हैं, जो दीगर जो हैं और जो उनके हाथों में खेलते हैं, आलाकार बने हो गए हैं बैरूनी ताकतों का, पाकिस्तानी मुखालफिन का, तो क्या उनके खिलाफ ये आखिरी मार्का शुरू हो गया है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कोई आखिरी मार्का शुरू होगा। और फिर 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की कि 9 मई जो है सीधी सीधी बगावत थी, गद्दारी थी, और उन्होंने कहा कि जनाब जो 9 मई के हमारे पास मुल्ज़िम देने का कोर्ट मार्शल हुआ है, जो मुजरिम निकले उनमें उनको सजाएं दे दी गई इन मुकदमात में। और फिर वो कहते हैं एक और जो उन्होंने बात की ना, ये बहुत सारे दोस्त हमारी बातें कर रहे थे कि 9 मई में शायद फैज़ हमीद का ट्रायल ना हो। उन्होंने कहा हमारे पास जो मुकदमात हैं उनके फैसले हो चुके हुए, एक केस है फैज़ हमीद वाला, उन्होंने नाम लिया फैज़ हमीद का, वो भी चल रहा है। और मैं ये बार बार अर्ज कर चुका हूं कि फैज़ हमीद के खिलाफ जब 9 मई वाला मामला या आगे चलना ना मामला कोर्ट मार्शल वाला, तो इमरान खान का कोर्ट मार्शल वहां पर ही होना है। और ये आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बात कर रहा हूँ कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, बाखबर लोगों के साथ, तो वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना इमरान खान की शक्ल को तरसेंगे, चेहरा नहीं देख सकेंगे। और ये सूरत मुझे बनती हुई नजर आ रही है। और मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ बढ़के नहीं है, ये अमली तौर पे कुछ फैसले कर लिए गए हैं। ये आप देखें ना, टाइमिंग देखें, उसी दिन जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नोटिफिकेशन होता है और उसी दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबो लहजा है और जो गुस्सा और जज्बात जिस तरीके से इजहार किया गया, लगी लिपटी रखे बगैर, अब यही देखें, ये मैंने अपने कल के व्लॉग में कहा था कि आदिल राजा भी वापस आना है और शहजाद अख्तर भी वापस आना है, और बाकी जो बाहर बैठ के जिनके बारे में DGSPR ने कहा है कि उनके वो परेशान नहीं होना उनके भौंकने पे, तो इनको वापस लाना है। और मैंने शहजाद अकबर के हवाले से ये कहा था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज्यादा वो गुस्सा है अंदर, तो मैंने ये कहा था जनाब वो वहां स्पेन भाग जाए, ब्रुनेई भाग जाए, कहाँ भाग जाए, सऊदी अरब भाग जाए, कादियान में जाके पनाह ले ले, जहां भी छुपेगा उसको निकाल लाएंगे, ये मैंने अर्ज किया था। और आज जब ये दिखा रहे थे जो ये चपड़कनातिये जो फौज के ऊपर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं, रियासत के ऊपर तनकीद करते हैं, और फिर भारत और अफगानिस्तान का जो मीडिया है वो उसको उछालता है। इनकी बहन जो बैठ के वहां करती हैं, इंटरव्यू दिया, और वहां इंडिया के टीवी चैनल्स में बैठ के पाकिस्तान में लड़ाई की बात कर रही है, जनाब लड़ाई के जरिए भाई को छुड़वा लेंगे, इस तरह की बातें शायद की थी ना, वो सारे उन्होंने क्लिप जो है ना दिखाए, और उनके वो दिखाए जनाब कहाँ से टीवी शुरू होता है और कैसे वो फैलता है और कौन लोग उसको फैलाते हैं। तो वहां जब वो मुख्तलिफ लोगों के दिखा रहे थे वीडियोस, तो वहां जब शहजाद अकबर का आया तो DGSPR ने क्या कहा, यानी इससे जो मैंने अर्ज किया ना, जहां भी छुप जाएगा उसको निकाल लाएंगे, यानी जो गुस्सा है अंदर, तो उन्होंने कहा जनाब निकालो इसको जल्दी आगे, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये सुनिए जरा, आगे चलें। आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। अच्छा एक और बात जिसकी बुनियाद पे तस्से फैलाया जा रहा है, सवाई तस्से फैलाया जा रहा है, नस्ली तस्से फैलाने की कोशिश की जा रही है PTA की तरफ से, जो उन्होंने की है बात, तो उसको सच साबित कर रहे हैं ये लोग। तो बाकी ये जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो PTA वाले हैं ना, इस बयान को जोड़ रहे हैं जनाब सुहेल अफरीदी के साथ, और जो पख्तून है जनाब उनकी बेइज्जती होगी, खैबर पख्तूनख्वा का जो 4 करोड़ का नुमाइंदा है उसके साथ जनाब इन्होंने ये क्या बात कर दी, उनको कुत्ता बना दिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। अच्छा अब ये जो सवाल था, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने किया था, उन्होंने सुहेल अफरीदी ही के हवाले से बात की थी कि वो ये कर रहे थे जनाब उसके बारे में। तो उसके बाद उन्होंने कुछ बातें करने के बाद सुहेल अफरीदी के बारे में एक उन्होंने ये बता दिया कि जनाब ये साहब हैं ये तो प्रमोट कर रहे हैं, और जो टेरर और क्राइम का गठजोड़ है
उसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। कभी कहते हैं जनाब दहशतगर्दों के साथ जनाब आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? यानी जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वो गद्दार है इनके नजदीक। और फिर वो कहते हैं कि जनाब ये करप्शन छिपाने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं सेल अफरीदी, इस हवाले से। उसके बाद उन्होंने जनरल बात शुरू कर दी, वही बातें इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से कि ये लोग तो वो कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, क्या डिफॉल्ट कर गया। इन्होंने खत लिखे आईएमएफ को कि जनाब पाकिस्तान को जनाब कर्जा ना दिया जाए। इनके नजदीक पाकिस्तान अहम नहीं है, एक शख्स अहम है, और अंदर बैठा जहनी मरीज जो है ये बयानी बना के देते हैं इनको। ये वो बात कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने ये कुछ और खबरें भी उड़ाई, आर्मी चीफ के हवाले से भी खबरें उड़ाई, और वो जो नोटिफिकेशन के हवाले से भी झूठे नोटिफिकेशन जारी किए। इस तरह की बातें शातें करने के बाद ना, और वो ये भी कहा कि जनाब फौज जो लड़ नहीं सकती, तो ये जनाब सियासत करती है लड़ने से। वो कहते हैं हमने लड़के दिखाया नहीं, पूरी दुनिया ने उसकी गूंज देखी ना। ये बातें कर रहे हैं। तो ये बातें तो सुहेल अफरीदी ने नहीं की हुई थी जो उन्होंने की है। तो उसके बाद उन्होंने ये बात की कि जनाब जो कुत्ता भौंक रहा होता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इनको नहीं कहा। और फिर अगर फर्ज करें इनको भी कहा है, अगर वो वाकईतन ऐसा है जो इल्जाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर, तो फिर जनाब ये तो कोई मसला नहीं कि जनाब अगर मैं कोई ऐसी हरकत कर रहा हूं और मुझे दूसरा बंदा जो है कोई ऐसी बात कर देता है या मेरे बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देता है जो समझ आप गाली है, तो क्या उसका मतलब है कि पूरे पंजाब को उन्होंने गाली दे दी या जो मेरी बरादरी है उसको गाली दे दी? ऐसी तो बात नहीं बनती इससे। अब ये कह रहे हैं जो इनके जो है ना वहां कोई मशीर हैं, उसके मावन खसूसी हैं अतलात के, वो ये फरमा रहे हैं शफीउल्लाह जान कि माफी मांगे पख्तूनों से ये डीजीएसपीआर, वो ये फरमा रहे हैं। और भाई उसका पूरा क्लिप तो निकाल लेना, देख तो लेना उन्होंने किसको कहा है ये। अगर आप उस क्लास में आना चाहते हैं तो वो कहते सच बिस्मिल्लाह आओ, जितना मर्जी उस क्लास चाहे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो एक और बात की है कि सियासत खत्म हो गई है, और फिर यानी इसका मतलब जो मुझे लग रहा है कि पीटीआई और इमरान खान दोनों खत्म शुद, ये मुझे लग रहा है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जनाब जब उन्होंने ये बात की ना कि एनडीयू में जो लोग गए थे वो गद्दार हैं, मीर जाफर है, मीर सादक हैं, इसके हवाले से उन्होंने ये बात की। और वैसे जिन लोगों ने गद्दार करार दिया ना, जो इनके थे पीटीआई के अरकान असम्बली और पार्लियामेंटेरियन वगैरह, वो जो उस एनडीयू की वर्कशॉप में गए थे, उन्होंने भी इस बात का बड़ा बुरा मनाया है। वहां बड़ी बातें हो सकता है ये बयान जो है यही उन लोगों की पीटीआई से लैदगी का बायस बन जाए, ये वाली बात। अच्छा, उन्होंने फिर जो उनका लबो लहजा था कि तुम समझते अपने आप को क्या हो, ये जरा सुनिए तुम हो क्या। वो तुम हो कौन, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब सियासत खत्म हो चुकी। उन्होंने जो बार बार कहा ना, ये जो जहनी मरीज है इमरान खान, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, बार बार ये बात की। तो फिर दो मरतबा ये सवाल किया गया, एक मंसूर अली खान साहब ने सवाल किया और एक खतून ने सवाल किया। उनका जनाब ये मंसूर अली खान ने ये कहा कि जनाब यहाँ फातिमा जो है वो भी सिक्योरिटी थ्रेट थी, अयूब खान के दौर में इलेक्शन लड़ा था ना, उन्होंने अयूब खान की मुखालफत की थी ना। और जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं वो भी सिक्योरिटी थ्रेट थे, बेनजीर भुट्टो भी सिक्योरिटी थ्रेट थी ये। और फिर जो नवाज शरीफ सिक्योरिटी थ्रेट थे, मरीम नवाज सिक्योरिटी थ्रेट थी। तो आज के 20-25 साल बाद ये तो नहीं होगा कि आप कहेंगे जनाब ये हमने जो बात की थी गलत है, कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कोई और बन जाए। तो इसके जवाब में जो उन्होंने बात की है ना, बात वजाहत ठीक है जी, सारी जो है ना जो सिक्योरिटी थ्रेट वाला और ये वो सिक्योरिटी रिस्क वाली बातें जो चलती होती थी सीना गजट, या किसी सियासतदान की तरफ से ये कह दिया जाता था, एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है, कभी डायरेक्ट बयान नहीं आया था इस हवाले से। उन्होंने जो कहा, उनका जनाब जो हमने आज कहा है ना, ये इमरान खान के हवाले से खुल्लम खुल्ला बात की उन्होंने, आज से पहले ये कभी नहीं कहा हमने। आप ये पूछ रही हैं कि हम पहले भी कह चुके हैं, तो अब क्या फर्क है, ये पूछना चाह रही हैं? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जो हमने आज कहा हमने कभी नहीं कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी कुछ लोगों के साथ, बाखबर लोगों के साथ बात हुई है, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि जनाब ये सिर्फ एक गुस्से में दिया गया बयान है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या फिर इससे आगे भी कोई प्लान है? तो मुझे
जो बताया गया है कि जनाब आगे का प्लान है, और प्लान वही जो फैसलवाड़ा कह रहे हैं जनाब, वहाँ गवर्नर राज भी लगना है, 9वीं वालों को सजाएं भी होनी है, ये सारी चीज़ें। और ये सुहेल अफरीदी साहब देखें, वो कहा जा रहा है कि जनाब 7 दिसंबर को उन्होंने कोई जलसा रखा हुआ है, वहाँ उन्होंने कोई बयानिया देना है, अगला लाहे अमल देना है। तो मेरा ख्याल है कि ये 7 दिसंबर के उस जलसे का मेरा ख्याल है कि इंतज़ार किया जाएगा। फैसला तो हो चुका हुआ है, और फिर जनाब ये अगले 48 घंटों में, 24 घंटों में फिर जो होनी है इनके साथ, वो आप देखिएगा, उसकी मिसाल भी नहीं मिलेगी। ये जो कहते हैं ना कि हमारा तो काम ही, जो फौज है उसका बिजनेस क्या होता है, काम क्या होता है, मतलब ये है कि दुश्मनों और फितने के खात्मे के लिए जो बन पड़ेगा वो ये करेंगे, एक बात। और दूसरा ये कह रहे हैं कि 9 मई को जो जनाब ये बगावत हुई, और फिर फैज़ हमीद साहब का नाम एक मरतबा फिर सामने आया, लिया उन्होंने, तो फिर साओं की बात भी हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो आम अदालतों में मुकदमात चलते हैं उनमें क्यों तखीर हो रही है, चंद एक, वो किसी ने सवाल किया ना कि चंद एक मुकदमात में सजा हुई है, बाकी तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हमारी वो डोमेन नहीं है, हमारे पास जो था वो तो हमने कर दिया। अब 9 मई को वो जो वो वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो तो सीधा सीधा कह रही है ना फौज के ऊपर हमला था, फौज के अंदर बगावत दिलवाने की कोशिश थी, ये आर्मी चीफ का रास्ता, हाफिज आसम मुनीर का रास्ता रोकने की कोशिश थी। जितने भी इसमें किरदार थे, जो भी इसके मास्टरमाइंड थे, सबका वो जिक्र करते रहते हैं। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है जनाब, ये जो बातें कर रहे हैं DGSPR, जो इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, ये क्यों ना दिखाएं जनाब गुस्सा। वहां जनाब काबीना का इजलास हुआ है, और वहां सुहेल अफरीदी साहब की सरबराही में, तो वो जनाब उन्होंने ये फैसला किया कि 9 मई के जो मुकदमात है ना, सारे मुकदमात वो वापस ले रही है वहां की हुकूमत, सरकार। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि जनाब ये जो मुकदमात वापस लेने होते हैं ना, स्टेट जो, ज़ाहिर है हर मुकदमा स्टेट बनाम आगे मुलजम का नाम होता है, तो ये अदालत की रजामंदी या इजाजत के बगैर मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। ये 2 नंबर भी तो हो सकता है मुकदमा वापस लेना, तो ये अदालतें इजाजत देंगी तो वापस लेंगे ना। वैसे जब ये वकला तहरीक चल रही थी ना, तो वकला तहरीक में जितने भी मुकदमात वकला के ऊपर दर्ज हुए थे, तो जनाब जब इनकी हुकूमत आई थी मुस्लिम लीग नून की 2008 में, तो उन्होंने सारे मुकदमात जो खत्म कर दिए थे। उस वक्त तो अदालतें भी जा रही थी, ठीक है, वो, और मुकदमे भी इतने बड़े नहीं थे। ये वाला जो बगावत का मुकदमा है, 9 मई वाले जो मुकदमात है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जियां है, ये तो अदालत की मर्जी के बगैर वापस नहीं हो सकते भाई साहब, जो मर्जी कर लें आप। और जब उन्होंने ये फैसला कर लिया है, तो फिर फैसला कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि ये आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि उनकी मुलाकातों पे पाबंदी, जो इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी की बात है, तो वो मैं ये समझता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ, ये जो उनको रिलीफ मिला हुआ था ना 3-3 मुलाकातों का, कि एक दिन जनाब बहनें और वकील और दोस्त अहबाब, ये वो सियासी मुलाकात नहीं हो सकती, ये जेल मैनुअल में भी लिखा हुआ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी एक मौजूद है, मुतअद्दिद बार उसका जिक्र कर चुका हूँ। तो ये, और फिर बहनें जो हैं वो बाहर आके जो सियासी गुफ्तगू करती हैं, बयान देती हैं, और कल भी मैंने अर्ज किया था, वकला भी जब मिलेंगे ना, ये अंडरटेकिंग दे के मिलेंगे जनाब, हम सिर्फ केस की बात करेंगे अंदर जाके, और बाकी जो सियासी बात है वो नहीं होगी, और ना उन्होंने करने देनी है, क्योंकि जेल का एक अफसर मौजूद होता है इस मुलाकात में, वो रोक देगा इनको। ये मुलाकातें भी बंद ही समझें आप। दूसरा भाई साहब, अगर वो ये कह रहे हैं कि फौज का काम क्या होता है, बिजनेस क्या है, जान लेना या जान देना, तो जब ये मरहला आ जाए, एक मार का जो है वो सरगर्म हो जाए, तो फिर उसमें जनाब वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में कोई असूल नहीं होते हैं। तो फिर अगर ऐसी सूरत बन जाती है, तो मैंने तो चंद दिन पहले, मेरे ख्याल पिछले महीने के आखिर में एक व्लॉग भी किया था कि कबर एक, इस हवाले से मैंने बात की थी। तो भाई मेरे, ये जब लड़ाई होती है या बादशाहों के दरमियान अगर लड़ाई हो रही होती है, तो जनाब दोनों ने अपनी अपनी मर्जी के पसंद के असूल जो हैं उनका चुनाव करना होता है। तो भाई साहब, आप किन असूलों को लेके बैठे हुए हैं, और आपके असूल हैं क्या? ये मैं इनसे बात पूछ रहा हूं, जो PTA वाले जो कह रहे हैं ना बड़े अलमबरदार बने हुए हैं कानून के और आइन के, इनसे मैं पूछ रहा हूं कि आप किन असूलों पे खड़े हुए हैं? आप जो आज़ादी इज़हार राय
का जो आर्टिकल है, जो आइन आपको आजादी, वो किस हद तक आजादी देता है? आप तनकीद ही नहीं कर सकते फौज के ऊपर, मिलाइन ही नहीं कर सकते उनको, और आप जनाब मिलाइन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब ये तो हमारे मुलाजम है। भाई मेरे, मुलाजमों को ये इस्तेहकाक देता है, आइन देता है उनको, ये हक, प्रिविलेज है उनकी। अदलिया के खिलाफ आप बेजा तनकीद नहीं कर सकते, वहां भी नहीं कर सकते। और इल्मा खानम कहती वो एक मुलाजम है, ठीक है, वो मुलाजम है, सरकार का, स्टेट का मुलाजम है, इसमें कोई हक नहीं, लेकिन उनको जो आइन ने दिया हुआ है, एक हक दिया हुआ है उनको, और इस्तिस्ना दिया हुआ है तनकीद से, प्रोपेगेंडे से, तो फिर आप क्या करेंगे? और फिर एक और चीज जो मुझे सुनाई दे रही है वो ये है कि जनाब ये जो कह रहे हैं ना कि जनाब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, इमरान खान तो खुद ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लेके गए ना अपने आप को, कि जनाब यहां से अगर वापसी होगी तो जाहिर है फिर वो बिल्कुल यू टर्न लेंगे। तो जिस बुनियाद पे वो एक बयानिया बना रहे थे, वो बयानिया तो खत्म हो गया फिर, अगर वो पीछे हटते हैं। और दूसरी तरफ ये पहली मरतबा जो है जिस स्टैब्लिशमेंट ने, उन्होंने ये लबो लहजा इख्तियार किया है। 9 मई की बुनियाद पे बातें होती रही हैं, और इमरान खान के बारे में अब जो जहनी मरीज और जो सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह डिक्लेयर किया गया है, तो अब अगर ये सूरत बन गई हुई है दोनों तरफ, तो भाई मेरे, अगर मामलात को किसी तरफ लेके जाना है, जैसे वो बात कर रहे हैं इनके बैरिस्टर गौहर साहब कि जनाब बाकी सियासतदान बीच में पड़े, मामले को ठंडा करें, मुज़ाकरात की तरफ आएँ, तो ये मुज़ाकरात के हवाले से एक तो ये बता दूं कि जो दहशतगर्द उनके सहूलतकार हैं, अगर इनको सहूलतकार डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, इनको पीटीए वालों को, तो फिर मुज़ाकरात कोई नहीं होने। और अल्लाह ताला ने भी ये कह दिया कि मुज़ाकरात कोई नहीं है। और अगर दोनों ताकतें जो आपस में इस वक्त जनाब कह लें मुतहारब कुव्वतें जो है, उनमें से एक को, ये उस वक्त तक मार्का चलना है जब तक दोनों में से एक जो है वो सरेंडर ना करते हैं। और ये खुद कहते रहे हैं, और ये खुद अब भी कह रहे हैं आपस में, कि रियासत के साथ नहीं लड़ा जा सकता, रियासत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये फवाद चौधरी साहब के बयान आपको नजर आ जाएंगे। इनके दौर में जब ये टीएलपी वाले निकले थे जुलूस लेके, तो उस वक्त इन्होंने क्या कहा था? ये बयान देते थे ना कि रियासत के साथ नहीं लड़ा जा सकता, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ। तो ये सरेंडर करना पड़ेगा एक को। अब ये जो ताकत है, जो मुझे नजर आ रहा है बाजार, वो ताकत जो है उन्हीं के पास है, और उन्होंने साबित किया है कि सबसे ताकतवर वही है इस वक्त। तो फिर सरेंडर कौन करेगा? अगर सरेंडर नहीं करेगा, जो सरेंडर नहीं करेगा वो मारा जाएगा। उस ताकत के सामने वो कुचल के रख देंगे। ये कहीं हो चुका है फैसला, ये करके देख ले, निकल के देख ले। उनके लिए जो मुलाकातों वाली बात कर रहे हैं ना, मुलाकात जनाब वो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मुलाकात नहीं करवाएंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी बातें कर रहे हैं ना। उनका जनाब निकल के दिखाएं, वो ललकार रहे हैं आप इनको, इनको पैगाम भिजवा रहे हैं। मुझे एक साहब ने बताया कि जनाब बिलवास्ता तौर पे सैल अफरीदी को कहा गया है ये, कि जनाब ये बाज आ जाओ, अगर नहीं तो फिर निकल के देखो, निकल के दिखाओ, ये पैगाम दिया गया है। यानी ये वो नहीं मसलत और ये वो और सियासत, ये बात कोई नहीं हो रही अब। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जनाब देखिए जनाब इमरान खान जो है वो जो उसने पिच तैयार की थी जनाब, ये वहां जो आके अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं जनरल साहब, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसने मजबूर कर दिया कि जनाब जो उसकी मर्जी की पिच पे आके ये खेले, कि जनाब वो ये चाहते थे जनाब या मेरे साथ मुज़ाकरात करे या फिर डायरेक्ट मेरा आमना सामना हो। तो भाई मेरे, इस पिच पे ये पहले भी खेल रहे थे, लेकिन आराम आराम से, रोक रोक के खेल रहे थे। इमरान खान की पिच पे ये आराम आराम से खेल रहे थे, उसको बता नहीं रहे थे क्या होने वाला है। चौको चक्कों का जब टाइम आया तो फिर चौके छक्के लग रहे हैं। और कल भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब सियासतदान वो होते जिसको पता होता है कि कहां तक मेरी जो हदूद हैं वो महफूज है। इनको तो पता ही नहीं, इनको तो यही नहीं पता कि मेरी बाउंड्री लाइन कहां पे है। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुब्बे लबाब है और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये उन्होंने ढील दी हुई थी। वो पहले दिन से, जब 9 मई वाला वाकया हो ना, उस दिन से वो समझ रहे थे कि ये साहब जो हैं ये मुल्क के खिलाफ वारदात डाल रहे हैं। अब उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया, और जो मुल्क के खिलाफ वारदात डाल रहा हो, किसी दूसरे का आलाकार हो, तो फिर
जो दफा का जुम्मेदार अदारा है तो वो क्या रिएक्ट करता है, कैसे कार्रवाई करता है। अब ये देखें ना, अफगानिस्तान वाली बात हुई तो जनाब वो चमन बॉर्डर पे रात उन्होंने जनाब गोलाबारी शुरू कर दी और अपने बंदे पटल करवा लिए, अब भागते फिर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश करेंगे ये, और उन दहशतगर्दों के साथ जनाब ये जो पिंगे बढ़ा रहे हैं मोहब्बत की, ये टेरर और क्राइम का जो गठजोड़ है ना, ये भी उन्होंने तोड़ना है। और जिसको वो समझ रहे हैं कि जनाब ये सिक्योरिटी थ्रेट है, उस थ्रेट को भी खत्म करना है। ये देख लीजिएगा आप, ये अब वो वाली बातें नहीं रह गई कि जनाब ये जो कहते रद्द अमल आएगा, दुनिया से क्या रद्द अमल आएगा, अंदर से क्या रद्द अमल आएगा। वहां यार ये आप समझ लें कि वो ऐसे रद्द अमलों से लापरवाह होकर ये ऑपरेशन करेंगे। आप देख लीजिए, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।